वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो बेसिक इसका थीम है, वो जो कंसेप्ट है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं आसान अल्फाज में, एक ले मैन की लैंग्वेज में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें एक थीम होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे मैथमेटिक्स है, आपको पता है कि उसके अंदर फार्मूलाज हैं और मुख्तलिफ कैलकुलेशंस आपने स्टडी करनी होती हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे जो कानून है उसके अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एक्ट है, आपने उसी को पढ़ना है, उसी के शिकों को समझना है और आपको वो सेक्शंस याद करने के बाद आप उसे कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो किसी कोड की सूरत में आपके सामने मौजूद हो। ये एक ऐसा, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक स्टडी है, एक आस्पेक्ट ऑफ लीगल सिस्टम की स्टडी है ये। जैसे बायोलॉजी हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजी हम नाम देते हैं कि ज़िंदगी की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बायोलॉजी, तो हम उसको बायोलॉजी कह देते हैं। उसमें मुख्तलिफ शाखें हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अंदर फाइलम्स हैं, उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि वो सारों का मेन अगर हम कहें तो ये ओवरऑल स्टडी को हम बायोलॉजी कह देते हैं। उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। ये बेसिकली क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं कि एक स्टेट है, जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है। जब ये स्टेट वजूद में आई तो फिर ज़रूरत महसूस हुई कि इसको चलाएंगे कैसे। जाहिर है कि इसको चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, लोग अपनी मर्ज़ी से सिस्टम नहीं चला सकते हैं, तो उसके लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार वज़ा करना ज़रूरी है। तो जब स्टेट बनती है तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बनाई जाती है, चाहे उसका कोई भी तरीक़ेकार हो, प्रेसिडेंशियल हो, पार्लियामेंट्री हो, वो तरीक़ेकार जो भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन एक गवर्नमेंट ज़रूरी है ताकि वो स्टेट को चलाया जा सके। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसमें ह्यूमन जो हैं वो भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन को मैनेज भी करना है और वो आपका एक रिसोर्स भी हैं। इसी तरह आपके पास लैंड होती है। स्टेट की डेफिनेशन ये है कि जिसके एक स्पेसिफिक एरिया पे कुछ लोग रहते हों, जिसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री हो, वो अपनी मर्ज़ी से अपने मामलात करे, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात रखे, तो ये स्टेट होती है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी है ताकि इसके मामलात किसी ख़ास तरीके से चलाए जाएँ। आप हमारे यहाँ देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इलेक्शंस होते हैं, पंजाब असम्बली बनती है, सूबाई असम्बलीज़ का कंसेप्ट है। इसी तरह नेशनल असम्बली है और फिर उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। इस तरह पूरा एक सिस्टम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ज़रूरी है ताकि स्टेट को चलाया जा सके, और इसको चलाने के लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 1958 में बना। उसके बाद इसमें 1962-63 में एक आया है, और 1977 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी चल रहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को फॉलो करते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके साथ एक आपको बुकलेट मिलता है कि आप इसको कैसे रन करेंगे। तो इसी तरह स्टेट को रन करने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इस्तेमाल होता है। समझ लीजिए एक बुकलेट है कि ये पूरी स्टेट कैसे चलाई जाएगी। उसमें बताया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो लोग आपके पास हैं आपने उनको क्या हकूक़ देने हैं। उसके बाद आपका सिस्टम कैसे चलेगा, गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगी, आर्म फोर्सेस कैसे काम करेंगी, हाई कोर्ट कैसे काम करेगा। तो ये मुख्तलिफ पूरा एक अदारा जो है ना चलाने का, एक स्टेट चलाने का पूरा किताबचा है, एक बुकलेट है जो आपको बताता है स्टेट कैसे चलेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 क्या क्या उसमें शिके हैं, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, जो उसके अंदर आर्टिकल आया उसके क्या रीज़न है, उसकी लॉजिक क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या इस्तेमाल है। तो ये पूरी ओवरऑल स्टडी जो है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। इसी तरह जब हम इस देखते हैं कि गवर्नमेंट है, अब उसने एक सिस्टम को चलाना है, तो 3 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं हम। 3 पिलर्स कह सकते हैं कि जो सिस्टम को चलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लेजिस्लेटिव होती है इसके अंदर, लेजिस्लेटिव बॉडी, जहाँ कानून बनते हैं। लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी को, तो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। जैसे पार्लियामेंट है, सूबाई असम्बली के अंदर सूबाई कवानीन बनाए जाते हैं, नेशनल असम्बली के अंदर नेशनल लेवल के कवानीन बनाए जाते हैं, तो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, ठीक है। हमारे यहाँ नेशनल असम्बली है और उसके ऊपर सेनेट है। इन दो, यानी कि एक बिल पास होता है नेशनल असम्बली में, फिर वो सेनेट में जाता है, सेनेट में अप्रूव होने के बाद उस पर प्रेसिडेंट साइन करता है, तो वो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। वो किसी भी पॉलिटिकल चीज़ के ऊपर हो सकता है। अब एक एक्ट बन गया, लेजिस्लेटिव असम्बली आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास है जुडिशरी।
ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से पता चला कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होगी, और ये दोनों कोर्ट जो हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई, इसे हम कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो जुडिशरी का क्या काम है कि इनके बनाए हुए कवानीन को भी चेक करें कि ये कवानीन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ तो नहीं बनाए जा रहे, क्योंकि स्टेट को चलाना है इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो अगर ये कवानीन ऐसे बनाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी हों, कहीं जो इसमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, या कोई और प्रोसेस है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कवानीन बनाए हैं, तो जुडिशरी जो है उस कवानीन को मॉडिफाई करने का आर्डर दे सकती है कि आपने जो कानून बनाया है ठीक नहीं, आप इसको दोबारा बनाएं, इसके अंदर ये चीज़ ठीक करें। ठीक है, तो ये चेक एंड बैलेंस के तौर पे मौजूद है यहाँ पे, यहाँ के बनाए हुए कवानीन चैलेंज हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि लेजिस्लेटिव बॉडी ने एक कानून बनाया कि जनाब आपने जो मुख्तलिफ अदारे हैं, जैसे आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास रेलवे का निज़ाम है, आपके पास बहरी ये जो नहरों का निज़ाम है, कैनाल सिस्टम है, उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सूबे हैं, लोग हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, वापडा है, आप पावर जनरेट करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जेनकोज हैं, और जिसको हम कहते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, वासा है, ये जो मुख्तलिफ अदारे हैं, ये इस बॉडी ने समझा कि ये काम करना है तो एक अदारा बनाया जाए, उसके ऊपर इस बॉडी में से एक मिनिस्टर बिठा देते हैं। ठीक है, तो अब वो काम करने के लिए लोग हायर किए जाते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, लॉ की लैंग्वेज में हम कहें तो एक एजेंसी बनाई जाती है जो उस पूरे रिसोर्स को मैनेज करती है। जैसे आपके पास मिनरल एंड जो है उसकी पेट्रोलियम एजेंसी एक जो है ना आपके पास वजारत है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है। ठीक है, तो वो क्या काम कर रही है, वो पूरे मिनरल से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने फ़ैसले हैं वो सारे वो कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो सारे काम करने के लिए हमने एक अलहदा से सेटअप बनाया, हम जिसको तीसरा पिलर कहते हैं, थर्ड पिलर है ये किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, इसको हम कहते हैं एग्जेक्टिव। ठीक है, जहाँ इसको हम आम अपने यहाँ समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या बॉडीज़ कह लें आप, कि बहुत मुख्तलिफ अदारे बनाए जाते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। लेजिस्लेशन का काम कानून साजी है, उन कवानीन को अमल दरामद कराने के लिए एग्जेक्टिव है, और आपकी आर्म फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, उसके अलावा आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, आपके जनाब सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे के सारे मुख्तलिफ अदारों में काम करने वाले जो लोग हैं ये एग्जेक्टिव के अंदर आते हैं। तो ये तीन चीज़ें मिल के तीन पिलर्स हैं किसी भी स्टेट को चलाने के लिए। ठीक है, एग्जेक्टिव्स हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी है और जुडिशरी है। ठीक हो गया, तो यहाँ से क्या पता चला कि हमें ये तीन चीज़ों से वास्ता पड़ने वाला है, ये तीन चीज़ें मिलके पूरा सिस्टम आपके मुल्क का चला रही हैं। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, अब ये एग्जेक्टिव जो है इसके पास आपने जब इनसे काम लेना है तो आप इनको कोई पावर देंगे। ठीक है, वो पूरे का पूरी जो मिनिस्ट्री है वो एक मिनिस्टर के अंडर है, उसके नीचे सेक्रेटरी है, फिर जॉइंट डिप्टी सेक्रेटरी है, और उसके नीचे फिर बहुत सारे बेइंतहा मुलाजमीन हैं। ऐसे ही आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया है, उसका एक चीफ बनाया है, उसके नीचे बहुत सारे डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, हर रीजन में हर ज़िले में लोग मौजूद हैं, तहसील लेवल पे काम हो रहा है। तो ये सारे के सारे एक मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो हैं उनकी क्या पावर्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, और वो जो काम कर रही हैं उसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है कि हम अदालत इनके मामलात के हवाले से अगर कहीं किसी बंदे के साथ ज़्यादती होती है तो वो जुडिशरी के पास जाता है कि जनाब इसने मेरा मीटर काट दिया, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हमारा मीटर काट दिया, हम दरख्वास्त देते हैं वापडा में कि जनाब मेरा मीटर काट दिया गया, मैंने बिल भी पे किया है, और वो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो हमने कहीं तो जाना है, तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, रिट करते हैं कि जनाब मेरा मीटर ये नहीं लगा रहे, मैंने बिल भी पे किए हुए हैं, ज़्यादती की जा रही है। तो हाई कोर्ट का जो इख्तियार है, जुडिशरी जो इसके ऊपर कंट्रोल रखती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला करती है कि जनाब आप ये काम करें, और इनसे काम करवाती है। तो ये जो स्टडी है कि लीगल आस्पेक्ट की जो स्टडी है, हम कह सकते हैं कि जो लीगल आस्पेक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है वो किन कवानीन के तहत चल रही है, वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है, वो जुडिशरी के ज़रिए है, ट्रिब्यूनल के ज़रिए है। फिर उसको जब हम देखते हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं, ओवरऑल स्टडी को जो हम कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। जैसे बायोलॉजी में हम ज़िंदगी को देखते हैं, उसमें जानवर, परिंदे, जितने भी लोग ज़िंदा हैं, जितनी भी चीज़ें ज़िंदा हैं उनकी स्टडी है, तो वो ओवरऑल हम उसको कहते हैं बायोलॉजी। इसी तरह यहाँ पे इसको हम जो स्टडी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या पावर्स हैं,
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या फंक्शंस हैं, उन पावर्स को कैसे इसने इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर जो कंट्रोल है, जो जुडिशल रिव्यू है, जो हमने डिस्कस किया कि हम अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, वो जो चीज़ है, इस पूरे ओवरऑल सेटअप को जब हम स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो हम उसे कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से किस तरह मुख्तलिफ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो गाइडलाइंस देता है, वो बताता है कि कौन कौन सी पावर आपके पास हैं, लेकिन उन पावर को एक्सरसाइज कैसे करना है, उनको प्रैक्टिकल सूरत में कैसे लेके आना है। यानी कि ये अगर स्ट्रक्चर है तो ये उसकी पूरी बॉडी है, ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उसके ऊपर जो बॉडी है वो सारे काम कर रही है। ढांचा सिर्फ काम नहीं कर सकता, ये जो स्किन है, इसके अंदर जो मसल्स हैं, इसके जो ब्लड है, ये जो पूरा जो उसके ऊपर सिस्टम है, ये उस ढांचे को वर्किंग करवा रहा है। तो ये जो पूरा सेटअप है, ये फिज़िकल उसकी वर्किंग है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको, ये जो स्टडी है इस सारे सेटअप की, इसको हम कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। आप किसी भी बुक में जब आप जो भी गाइड आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्ट तो है नहीं, तो आप गाइड से ही जो फ़ायदा उठाएंगे। तो एवोर जेनिंग इसकी डेफिनेशन है, डाइसी की डेफिनेशन है, इस तरह 3-4 लोगों की डेफिनेशन दे रखी है। जेनिंग की डेफिनेशन बड़ी सिंपलिस्टिक सी है, और वो यही है कि क्या इसकी पावर्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, और इसका क्या कंट्रोल है, क्या इसका रिलेशनशिप है। इसको अगर हम स्टडी करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहलाता है। तो ये जो स्टडी है पूरी ओवरऑल, इसको हम कहेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यही है। वहाँ पे आप इसको देखेंगे, वो मुख्तलिफ डिटेल क्वेश्चन की सूरत में आपको गाइड्स में मिल जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट इसका यही है। तो इसको आप वहाँ से बुक से, गाइड से स्टडी करेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ से आपको रिटन लिखने के लिए मवाद जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा।